हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो टाइम वेस्ट न करते हुए करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। और अपनी आज की क्लास का प्रथम प्रश्न जो है वो क्या है कि धारा 115 में संशोधन के प्रयोजन के लिए सूचना कितने दिन के भीतर दी जाती है और सूचना न देने का परिणाम क्या है। यानी धारा 115 में संशोधन के प्रयोजन के लिए सूचना कितने दिन के भीतर दी जाती है और सूचना न देने का परिणाम क्या है। यानी धारा 115 में क्या लिखा है, इस क्वेश्चन का मतलब ये धारा 115 में लिखा है कि जब कोई भवन बन रहा है या कोई बना हुआ भवन है उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उस जो मकान मालिक है, उस भवन का जो मकान मालिक है, वो 1 महीने के भीतर भीतर ना उसकी सूचना पूर्ण होने की तारीख से या जब वो भवन का उपयोग करने की तारीख से जो भी पहले हो नगर पालिका को देगा। ठीक है ना। क्या होता है कि जब कोई भवन बन रहा है तो जो बन रहा है भवन है या फिर कोई नगर पालिका एरिया के अंदर कोई भवन बन रहा है या कोई मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है, बना हुआ भवन है उसको कोई मॉडिफाई कर रहे हैं, परिवर्तित कर रहे हैं, तो उस भवन का या मकान मालिक जो है वो 1 महीने के भीतर भीतर उसकी सूचना है नगर पालिका को देगा। ठीक है ना, 1 महीने के भीतर भीतर उसकी सूचना नगर पालिका को देगा। ठीक है ना। अगर वो 1 महीने के भीतर भीतर नगर पालिका को सूचना नहीं देता है तो उस पर 500 रुपये तो जुर्माना लगता है। ठीक है ना, तो उस पर 500 रुपये जुर्माना लगता है तथा भवन जो या परिवर्तन पर 3 माह की कालावधि के लिए संदेह कर की रकम का 10 गुना जो भी अधिक हो ऐसी शास्ति या पेनल्टी यानी दंड लगता है। ठीक है ना। तो इसने बोला कि धारा 115 में संशोधन के प्रयोजन के लिए सूचना कितने दिन के भीतर दी जाती है और सूचना न देने का परिणाम क्या है। यानी जो भवन का मालिक है वो सूचना नगर पालिका को देगा, अगर नहीं देता है, पहला तो ये सूचना कितने दिन के भीतर दी जाती है, तो इसका आंसर ये है 1 महीने के भीतर दी जाती है। ठीक है, और सूचना न देने का परिणाम क्या है, तो 500 रुपये जुर्माना लगेगा। ठीक है, और भवन के 3 माह के कर के 10 गुना ये उसका जुर्माना है। ठीक है ना, तो इसका जुर्माना ये है। 1 माह के भीतर भीतर वो सूचना देगा, अगर सूचना नहीं देता है तो 500 रुपये जुर्माना लगता है, और जब वो भवन या परिवर्तन पर 3 माह की कालावधि के लिए संदेह कर की रकम का 10 गुना कर उस पर लगेगा। ठीक है ना, आ गया समझ में। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि धारा 117 के तहत सूचना कौन सी अनुसूची के प्रारूप में होगी। धारा 117 के तहत सूचना कौन सी अनुसूची के प्रारूप में होगी, ये आपको बताना है कि सूचना है वो कौन सी अनुसूची के प्रारूप में होगी। प्रथम, द्वितीय, तृतीय व तृतीय और फिर द्वितीय व प्रथम। इसका आंसर क्या होगा। धारा 117 के तहत सूचना कौन सी अनुसूची के प्रारूप में होगी, मैंने आपको ये पढ़ा रखा है। ठीक है ना, तो धारा 117 के तहत सूचना आपकी दूसरी और तीसरी अनुसूची के प्रारूप में होती है। मैंने करवा रखा ना आपको कि धारा 117 के तहत सूचना जो है कौन सी अनुसूची के प्रारूप में होती है, सूचना आपकी दूसरी और तीसरी अनुसूची के प्रारूप में होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न को सुमेलित कीजिए। ठीक है सर। संशोधन के प्रयोजन की सूचना जो है वो आपकी किस में है, संशोधन के प्रयोजन की सूचना किस में है, वो आपकी धारा 111 में है। ठीक है ना, ये बात सही है, याद रखना। संशोधन के प्रयोजन की जो सूचना ना, पहली लाइन आप पढ़ रहे हो कि संशोधन के प्रयोजन की सूचना, वो धारा आपकी 111 में ही है। संशोधन के प्रयोजन की सूचना धारा 111 में है। ठीक है, फिर एक कर स्थापित करने व उसमें सुधार की आगे क्या लिखा है, ये है ना, सुधार की SG की शक्ति। ठीक है ना, सुधार की SG की शक्ति, ये आपको बताना है। ये किस में है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये किस में है, ये आपकी है धारा 115 में। ठीक है ना,
ये धारा 115 में ही लिखा हुआ है। कर स्थापित करने व उसमें सुधार की शक्ति धारा 115 में है। कर स्थापित करने उसमें सुधार की जो शक्ति है वो धारा 115 में है। ये भी कथन एक आपका सही है। ठीक है। फिर है जानकारी देने में विफल रहने का परिणाम। ये आपका ना जानकारी देने में विफल रहने का परिणाम, ये धारा 114 में। जानकारी देने और विफल रहने का जो परिणाम है ये आपका धारा किस में है? 114 में। और बच गया क्या आपका? ये बच गया सूचना का प्रारूप। ये धारा किस में है? 117 में है। यानी डी का 3, तो डी का 3 इसमें है। ये देखो राइट आंसर ये आपका ऑप्शन नंबर सी। ए का क्या है? ए का देखो ए का 1 ही है। बी का क्या है? बी का 2 है, तो इसमें बी का 2 है। सी का इसमें 4 है ना 114, तो सी का ये लो 4। डी का सूचना प्रारूप 3 117, तो ये लो। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, चलें फिर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन आपका है अंतरण की सूचना के अभाव में भूमि या भवन पर करों के संदाय का दायित्व बना रहेगा। संदाय मतलब पेबल, ठीक है ना। अंतरण की सूचना के अभाव में भूमि या भवन पर करों के संदाय का दायित्व बना रहेगा। इसका आंसर बताना है। अंतरण की सूचना के अभाव में यानी सूचना की अभाव में भूमि या भवन पर करों के संदाय का दायित्व बना रहेगा। मतलब इस क्वेश्चन को आप ऐसे समझो, आपका कोई किराया, आपका मकान है, ठीक है, आपका मकान है कोई नगर पालिका के अंदर, आपका नगर पालिका के अंदर मकान है, आप कहीं और जगह ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है, और जो घर है उस पर आपका मान लो कोई घर है या भूमि है, आपका कोई भवन है, उस पर टैक्स लगता है। आप जो उसकी सूचना नगर पालिका को नहीं दोगे, उस पर टैक्स तो लगेगा। जो टैक्स लगेगा तो उसका उत्तरदायी किसका होगा? उस जो टैक्स भरने का उत्तरदायी व्यक्ति कौन होगा? वो खुद व्यक्ति होगा ना, मूलतः दायी व्यक्ति होगा, ठीक है ना, मूलतः दायी व्यक्ति होगा। इसका क्वेश्चन का मतलब ये है, ठीक है। चलें फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि धारा 121 में कराधान से संबंधित अपीलें की जाती हैं। धारा 121 में कराधान से संबंधित अपीलें की जाती है। धारा 121 के में कराधान से संबंधित अपीलें कहाँ की जाती है भाई? कौन कौन बताएगा? आपके है ना, कराधान से संबंधित अपीलें कहाँ कहाँ होती है मैं बताता हूँ। नगर निगम आयुक्त, हाँ, आपका जो नगर निगम होता है ना, उसमें आप आयुक्त के समक्ष आप क्या कर सकते हो? अपील कर सकते हो। ये बात सही है, ये बात सही है। नगर निगम में आप आयुक्त के समक्ष अपील कर सकते हो, ठीक है। आप अगर नगर परिषद में हो, नगर परिषद में स्थानीय उपनिदेशक के समक्ष, ये बताओ, नगर परिषद में स्थानीय उपनिदेशक नहीं, क्षेत्रीय उपनिदेशक को दी जाती है, ठीक है। नगर परिषद और नगर पालिका में क्षेत्रीय उपनिदेशक, हाँ, नगर परिषद है आपकी कोई नगर पालिका, उसमें क्षेत्रीय उपनिदेशक के समक्ष भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी बात आपकी सही है। नगर परिषद है, अगर आपकी नगर परिषद है, नगर निगम है, नगर परिषद है, नगर पालिका है, तो आप क्षेत्रीय उपनिदेशक के समक्ष भी अपील कर सकते हो। ये बात भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए व सी इसका आंसर हो जाएगा। कराधान से संबंधित अपील आप नगर निगम में आयुक्त के सामने कर सकते हो, नगर परिषद में आप क्षेत्रीय उपनिदेशक के सामने कर सकते हो, नगर पालिका में आप क्षेत्रीय उपनिदेशक के समक्ष कर सकते हो। इसका वर्णन जो है वो धारा 121 में है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलें फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कोई भी अपील कितनी दावाकृत राशि या कर के पूर्व निक्षेप के बाद सुनी जाएगी? कोई भी अपील है वो कितनी दावाकृत राशि की पूर्व निक्षेप के बाद सुनी जाएगी, ये आपको बताना है। कोई भी जो अपील होती है वो कितनी दावाकृत राशि के अपील के बाद राशि के निक्षेप के बाद सुनी जाती है, तो आप बताइए। कोई भी अपील होती है ना, वो 1 माह के भीतर 25% राशि के निक्षेप के बाद सुनी जाती है। कोई भी अपील होती है वो 1 माह के भीतर और 25% राशि के निक्षेप के बाद सुनी जाती है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और कल की क्लास में जो क्वेश्चन आने वाले हैं, कल की क्लास से लेकर के अंतिम क्लास तक जो EORO की क्लास आएगी, उसमें आपको शेड्यूल में टेलीग्राम पर डाल दूंगा, ठीक है, या फिर आज की क्लास में बता दूंगा।
टेलीग्राम आप चेक कर लेना, वहाँ पे मैं एक PDF डालने वाला हूँ, उसमें आपको हर चीज़ की नॉलेज जानकारी मिलेगी। ठीक है, हमारी कब कब क्लास होने वाली है आज के बाद में, और कितने क्वेश्चन आज की क्लास के बाद हो जाएंगे। ठीक है ना, आप सोच रहे हो कि किसी क्वेश्चन होंगे या नहीं होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी क्लास में जो पूरे मैंने बोला है 1000 क्वेश्चन होने हैं, तो 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, और चैप्टर वाइज क्वेश्चन स्टार्ट करने की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो कोई भी कितनी दावाकृत राशि 1 माह के भीतर और 25% राशि। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसको सुने भाई, इसमें सुने भाई, ये क्या कहता है? कराधान से संबंधित अपील कौन सी धारा में है? अभी पढ़ी है ना। कराधान से संबंधित अपील जो है वो आपकी धारा 121 में है। कराधान से संबंधित अपील जो है वो आपकी धारा 121 में है। कराधान से संबंधित अपील धारा 121 में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कराधान से संबंधित अपील का, कराधान से संबंधित अपील धारा 121। ठीक है, फिर क्या पूछा है कि खर्चे, खर्चे आपको बताने हैं। खर्चे किस में हैं? खर्चे आपकी धारा 123 में हैं। खर्चे आपकी धारा 123 में हैं। खर्चे धारा 123 में हैं। ठीक है, फिर क्या पूछा है? आपका पूछा है अपीलीय अधिकारी का निर्णय अंतिम किस धारा के तहत है? ये आपकी धारा 124 के तहत है। फिर पूछा है व्यावर्तियाँ, व्यावर्तियों की बात आई तो ये आपकी धारा 125 में है। ये धारा 125 में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक का क्या है? 3 है, और बी का क्या है? 4 है, और सी का क्या है? 2 है, डी का क्या है? 1 है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इम्पॉर्टेंट भी है ये प्रश्न, इसमें डेप्थ में ना पूछ के आपसे धारा पूछ सकते हैं, तो ये याद रखें भाई। ठीक है ना, कराधान से संबंधित अपील, खर्चे, अपील अधिकारी का निर्णय अंतिम, और व्यावर्तियाँ, ये सारी की सारी चीज़ें। अपीलीय अधिकारी का निर्णय अंतिम होता है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। अगर आपसे बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा जा रहा तो जितनी अपनी क्लास हो रही है उतनी पढ़े, और कल से हमारी ऐसी क्लास होंगी जिसमें आपका मन एकदम खुश हो जाएगा। ठीक है, किस टाइप से क्लास होने वाली है वो आप टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हो, कैसे होंगी आगे की क्लासें। आगे की क्लास का जो बुकलेट है मेरे पास, उस बुकलेट के अंदर 1100 प्रश्न है। ट्राई करूँगा कि 1100 प्रश्न आपके 12-13 क्लास में कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, लंबी लंबी क्लास लें टाइम बढ़ा के तो हो जाएंगे, डोंट वरी, लेकिन आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। फिर आगे क्या है? धारा 127 में क्या है? धारा 127 में क्या है ये बताना है। धारा 127 में क्या है? धारा 127 में ये लिखा हुआ है, धारा 127 में आप लोगों की बात है। धारा 127 में लिखा है कि जो मुख्य नगरपालिका अधिकारी है वो कर कैसे वसूल करेगा, उसके कर्तव्य बताए हैं। धारा 127 में क्या है? तो यार पता चल गया धारा 127 में क्या है। धारा 127 में मुख्य नगरपालिका अधिकारी के कर वसूली के कर्तव्य धारा 127 में है। ठीक है, चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? वारंट किसके द्वारा हस्ताक्षरित व जारी किया जाता है? वारंट किसके द्वारा हस्ताक्षरित व जारी किया जाता है? वारंट कौन जारी करता है? वारंट तो जो नगर पालिका का मालिक है वही जारी करेगा। और नगर पालिका का मालिक कौन है? नगर पालिका खुद है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी है, कर निर्धारक वारंट हेतु संबंधित अधिकारी है। नगर पालिका का मालिक एक ही बंदा है, नगर पालिका का मालिक एक ही बंदा है, वो है मुख्य नगर पालिका अधिकारी, ये जारी करेगा भाई। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? धारा 131 के तहत असंगत को छांटिए। धारा 131 के तहत असंगत को छांटिए, ये बताना है, असंगत बताना आपको। तो असंगत बताना है। पहला कथन क्या है? पहला कथन है वारंट नोटिस, वारंट नोटिस तामील के 15 दिन भीतर जारी किया जाता है। हाँ, ये बात सही है। जो वारंट का नोटिस होता है ना, वारंट का नोटिस तामील के 15 दिन के भीतर जारी किया जाता है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि वारंट नोटिस तामील के 15 दिन भीतर जारी किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, ये धारा 131 में ये लिखा है। ठीक है ना। फिर लिखा जंगम संपत्ति कुर्क 5वीं अनुसूची के प्रारूप में जारी वारंट के अनुसार होगी। ठीक है, जंगम
संपत्ति, जंगम मतलब चल संपत्ति, ठीक है। जंगम संपत्ति कुरक 5वीं अनुसूची के प्रारूप में जारी वारंट के अनुसार होती है। जंगम मतलब चल संपत्ति जो होती है वो आपकी जो कुरक होती है, आपकी चल संपत्ति जो कुरक होती है वो 5वीं अनुसूची के प्रारूप में जारी वारंट के अनुसार होती है। ये भी बात सही है कि जंगम संपत्ति या आपकी अचल संपत्ति जो कुरक होती है वो 5वीं अनुसूची के प्रारूप में जारी वारंट के अनुसार होती है, ठीक है। ये भी बात आपकी सही है। ये जो आपकी संपत्ति कुरक की जाती है किसके द्वारा की जाती है, ये आपकी किसके द्वारा की जाती है, ये आपकी मुख्य नगरपालिका अधिकारी के द्वारा, ठीक है ना। तो इसका आंसर याद रखना, ये एक चीज़ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ मैं, मुख्य नगरपालिका अधिकारी किसके द्वारा, ये आपकी जो संपत्ति कुरक की जाती है मुख्य नगरपालिका, आपका जो मुख्य नगरपालिका अधिकारी होता है उसके द्वारा कुरक की जाती है, ठीक सर, मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा कुरक की जाती है। फिर पूछा कोई वारंट 3 वर्ष की समाप्ति के बाद जारी नहीं किया जाएगा, ये भी बात सही है। अगर आपको कोई भी वारंट जारी करना है वो नोटिस तामील के 15 दिन के भीतर भीतर जारी किया जा सकता है, और कोई भी जो वारंट है वो 3 वर्ष की समाप्ति के बाद जारी नहीं किया जाएगा, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। तो उपर्युक्त सभी सत्य है, इसमें कोई ऐसा असंगत है ही नहीं, यानी इसमें जितनी भी बात बताई गई हैं वो सारी की सारी धारा 131 में है। वारंट नोटिस तामील के 15 दिन के भीतर जारी किया जाता है। जंगम मतलब चल संपत्ति कुरक जो की जाती है वो 5वीं अनुसूची के प्रारूप में जारी वारंट के अनुसार होती है। कर्ता कौन है, मुख्य नगरपालिका अधिकारी करता है, और कोई वारंट 3 वर्ष की समाप्ति के बाद जारी नहीं किया जाएगा, ठीक है, यानी उपर्युक्त सभी सत्य है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, ये अपना अगला क्वेश्चन बहुत गजब नोटिस है, बहुत गजब क्वेश्चन है ये क्या कहता है क्वेश्चन, आप अनुसूचियाँ पूछिए क्या, अनुसूचियाँ पूछिए, अच्छा अनुसूचियाँ पूछिए, तो इसका आंसर क्या क्या होना चाहिए, इसका आंसर क्या होगा, तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। मांग का नोटिस किस अनुसूची में है, मांग का नोटिस किन अनुसूची में है, तो आपको पता ही है, मेरा बताया हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत बार करवाया हुआ है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंपॉर्टेंट इतना इंपॉर्टेंट है काफ़ी बार आ चुका है ये। तो मांग का जो नोटिस है वो आपकी चौथी मांग का नोटिस जो है वो चौथी अनुसूची है ना आपकी, उसमें है, ठीक है। जंगम या चल संपत्ति की कुर्की है वो 5वीं अनुसूची में, आपको अभी मैंने बताया 5वीं अनुसूची में, 5वीं अनुसूची में आपकी क्या है, जंगम संपत्ति की कुर्की है या चल संपत्ति की कुर्की है। फिर आपसे पूछते हैं कुरक संपत्ति को हटाने से पूर्व कब्जादारी को नोटिस वो किस अनुसूची के अनुसार है, वो 6ठी अनुसूची के अनुसार दिया जाता है, ठीक है। कुरक संपत्ति को हटाने से पूर्व कब्जादारी को नोटिस 6ठी अनुसूची के अनुसार दिया जाता है, ठीक है। फिर कर अधिरोपण का संकल्प, कर अधिरोपण का जो संकल्प है वो आपकी कर अधिरोपण का संकल्प ही प्रथम अनुसूची के अनुसार दिया जाता है। तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए, राइट आंसर हो जाना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप मैच कर लोगे अब तो, ठीक है। चलें फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कर वसूली में बिल प्रस्तुतिकरण, कर की जो वसूली की जाती है उसमें बिल को जो प्रस्तुत किया जाता है तथा मांग का नोटिस जारी करने के पश्चात नगरपालिका की अगली प्रक्रिया कौन सी होती है, यानी मांग का नोटिस जारी करने के पश्चात, मांग का नोटिस जारी करने के पश्चात नगरपालिका की अगली प्रक्रिया क्या होती है भाई, ये आपको बताना है। मांग का नोटिस जारी करने के पश्चात नगरपालिका की अगली प्रक्रिया होती है कि वो वारंट जारी करती है। नगरपालिका की अगली प्रक्रिया क्या होती है, नगरपालिका की अगली प्रक्रिया होती है कि वो वारंट जारी करती है, ठीक है। ये नगरपालिका की अगली प्रोसेस है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गजब क्वेश्चन है ना, इसमें भी धारा है, ठीक है, तो पढ़ते हैं इसको भी। कुर्की संपत्ति का विशेष मामलों में, यानी कुर्क की जो संपत्ति है उसका विशेष मामलों में उसको बेच सकते हैं क्या, विशेष मामलों में विक्रय हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है,
ये बात सही है, इस क्वेश्चन का मतलब यही है, ठीक है ना। जो कुरक संपत्ति होती है ना आपकी, जो कुरक संपत्ति होता है उसका विशेष मामलों में क्या किया जाता है, उसका विक्रय किया जा सकता है धारा 134 के तहत, ठीक है। कुरक संपत्ति का विशेष मामलों में विक्रय किया जा सकता है, 134 में बात लिखी है, ठीक है। फिर क्या लिखा है कि नगर पालिका छोड़ने वालों पर कार्रवाई, नगर पालिका छोड़ने वालों पर कार्रवाई, बिल्कुल सही बात है। इसका नगर पालिका छोड़ने वालों पर कार्रवाई हो सकती है, ये धारा 136 में लिखा हुआ है, धारा 136 में लिखा हुआ है, ठीक है। फिर है वाद लाने की शक्ति, फिर क्या है, वाद लाने की शक्ति, वाद लाने की शक्ति धारा 139, धारा 139 में वाद लाने की शक्ति है, ठीक है। फिर है कर हेतु भूमि भवन पर दायित्व, बिल्कुल ये बात भी सही है, ये धारा आपकी 140 में ही लिखा है। तो इस हिसाब से सही आंसर क्या हो जाएगा, ए का 2, ए का 2, ए का 2, यानी इस हिसाब से इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ठीक है। बी का क्या है, बी का आपके है 1, बी का 1, तो इसमें ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, और सही आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर, ठीक है, ये सही है। कर लोगे अब तो, ये देखो मैच कर लेना आप, ठीक है, कॉलम के अकॉर्डिंग, ये आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलें फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कुर्की के पश्चात, कुर्की के पश्चात, कुर्की के पश्चात किसकी अनुज्ञा के बिना कुर्क संपत्तियों का अंतरण शून्य होता है। कुर्की के पश्चात मान लो कुर्की कर दी किसी भवन की, उसके किसकी अनुज्ञा के बिना, यानी किसकी अनुमति के बिना कुरक संपत्तियों का जो अंतरण है वो शून्य होता है। यानी कुरक की गई जो संपत्ति है उसकी किसकी अनुमति के बिना हम उस संपत्तियों का ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, अंतरण नहीं कर सकते। कौन बताएगा, किसकी अनुमति लेनी होगी, किसकी अनुमति लेनी होगी, बताओ। ये कुरककर्ता कौन है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी ना, तो परमिशन किसकी लेनी होगी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी की तो लेनी होगी। ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया भी था, ऐसा क्वेश्चन आया था ना एक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद भी रखना। कुरक की गई संपत्ति है उसका, ठीक है ना, इसके बिना संपत्तियों का अंतरण नहीं कर सकते। चलें फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, धारा 140 में, धारा 140 में करों के लिए भूमि या भवन द्वितीय प्रभार किसका होता है, ये आपको बताना है। करों के लिए भूमि या भवन पर द्वितीय प्रभार किसका होता है, 1 वर्ष से अधिक के जो अधिभोगी होते हैं उन पर, 1 वर्ष से अधिक के जो इन्होंने उपभोग किया है व्यक्ति, वो होते हैं प्रभार, ठीक है, द्वितीय प्रभार उन पर होता है। फिर आपसे पूछे ना धारा 140 में करों के लिए भूमि या भवन पर द्वितीय प्रभार किसका होता है, तो इसको एक ध्यान से समझो। पहले मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। जो प्रथम प्रभार होता है ना, इसको समझो आप, इसको आप एक बार समझो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो प्रथम प्रभार होता है, क्या, प्रथम प्रभार, जो प्रथम प्रभार होता है आपका, प्रथम प्रभार, प्रथम प्रभार किस पे होता है, प्रथम प्रभार तो जो दायी व्यक्ति होता है ना, खुद मालिक हो सकता है, मूलतः दायी व्यक्ति होता है, ठीक है, उस पर होता है। प्रथम प्रभार किस पे होता है, प्रथम प्रभार आपका मूलतः दायी व्यक्ति पर होता है, दायी व्यक्ति पर, किस पर होता है, दायी व्यक्ति पर। जो दायी व्यक्ति होता है, दायी व्यक्ति, जो दायी व्यक्ति होता है उस पर होता है प्रथम प्रभार, ठीक है। और द्वितीय प्रभार किस पर होता है आपका, द्वितीय प्रभार किस पर होता है, द्वितीय प्रभार होता है जो 1 वर्ष से अधिक उस भवन का, उस भूमि का क्या कर रहा है, उपभोग कर रहा है उस पर, ठीक है ना। और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, हम तो है ना नॉन स्टॉप पढ़ रहे हैं, बीच में ब्रेक ही नहीं लेते, और बहुत ही कम टाइम में क्वेश्चन कर दिए इतने। तो आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, धारा 139 के तहत मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा किन परिस्थितियों में वाद लाया जा सकता है। धारा 139 के तहत, ठीक है, धारा 139 के तहत मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा किन परिस्थितियों में वाद लाया जा सकता है, ठीक है, किन परिस्थितियों में मुख्य नगरपालिका अधिकारी वाद ला सकता है। राशि वसूलने में विफल रहने पर, बिल्कुल, राशि वसूलने में विफल रहने पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी वाद ला सकता है, ठीक है। दूसरा, कुर्की व विक्रय की कार्यवाहियों में विफल, यानी कुर्की करने में विफल है
या बेचने में कार्रवाई में विफल है तो हम ला सकते हैं। इनका राइट आंसर हो गया आपका ए व बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया, ए व बी दोनों ही सही हैं, ठीक है ना। और ये आज की क्लास का अंतिम प्रश्न था। नॉन स्टॉप हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, 16 क्वेश्चन कर लिए इतने कम टाइम में, ठीक है। कल की क्लास का शेड्यूल हमारा ज़बरदस्त होने वाला है, ठीक है। अगर आपको शेड्यूल देखना है कि कल की क्लास में क्या क्या नया कुछ होने वाला है अपनी क्लास में इन 20 दिनों में, तो आप टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे सब कुछ पता लग जाएगा। शाम तक नाइट तक डाल दूंगा कि कल से हमारी जो क्लासें होंगी वो कैसे स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर कल एक नई क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।